अब सुनो कि ये हमने कैसे निर्धारित किया है कि इसी कारतूस से शीशी में डालने के लिए छर्रे निकाले गए थे। हमने उन छर्रों की गिनती की थी और उनका वज़न किया था। फिर हमने वैसा एक दूसरा कारतूस जो कि 16 गॉस की राइफ़ल का शैल कहलाता है, वॉटसन की कैबिनेट में से ही मुहैया किया था। उसे खोला था, गोली निकाल कर परे फेंकी थी और छर्रों की गिनती और वज़न किया था। गिनती और वज़न दोनों हमारी पहले वाली गिनती और वज़न के n बराबर निकले थे। वेरी गुड। शीशी पर भी वत्सला की उंगलियों के निशान थे, शायद होते, लेकिन जेरी का वो तैराक बालक अरुण मिश्रा इतना अरसा से तुम्हारी हिदायत पर उसे अपनी मुट्ठी में दबाए रहा था कि इसलिए उसे कोई निशान शीशी पर थे तो वो भी मिट गए थे। ओह, यह है जहर वाली शीशी की सही शिनाख्त की कहानी, जिसमें तुमने झील में एक और शीशी प्लांट करके कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश की और उस नगने नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। तुम्हारी कोई ख़ास खबर हर हाल में ली जाएगी। बंदा नवाज़, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसे कोई शीशी झील में नहीं फेंकी थी। हमारे पास तुम्हारी करतूत के गवाह हैं। उन्हें गलतफहमी हुई थी। वो मेरी महज एक एक्शन के गवाह हैं जो कोई चीज़ फेंकने के लिए किया जाता है। अगर कोई ये कहते कि किसी ने मेरे हाथ में शीशी भी देखी थी और उसे मेरे हाथ से निकलकर पहले हवा में और फिर झील में गिरते देखा तो मैं तुम्हारा जूता पॉलिश करूँगा और खुशी खुशी बिना कोई डिफेंस पेश किए सज़ा कबूल कर लूँगा, जो कि किसी हत्यारे के मददगार को मिलनी होती है। अच्छा, जब कुछ फेंका ही नहीं था तो फेंकने का एक्शन क्यों किया था? इसका क्या मतलब? किसने कहा कि कुछ फेंका नहीं था? कुछ फेंकने से ही तो एक्शन वजूद में आया। क्या फेंका था? एक छोटा सा पत्थर। मैं ये निर्धारित करने के लिए किनारे से कोई चीज़ झील की तरफ उछाल कर फेंकी जाए तो वो झील में कहाँ जाकर गिरती, और ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि मैं अंदाज़न उन तैराक बालकों को शीशी कर बरामदी की कोई जगह सुझा पाता। ऐसा करने से ही शीशी की बरामदी का काम जल्दी हो पाया था, वरना उसमें घंटों भी लग सकते थे और वो बच्चे बोर और नाउम्मीद होकर उस काम को बीच में भी छोड़ सकते थे। तुमने झील में पत्थर फेंका था तो दूसरी शीशी यहाँ कहाँ से आ गई? जादू के जोर से तो ना आई होगी। ज़ाहिर किसी की फेंकी ही आई। किसके? अल्फ्रेड मार्च के। दूसरी शीशी उसने झील में फेंकी थी? हाँ। तुम्हें कैसे मालूम? कल रात ट्रेडर्स क्लब में मैं उससे मिला था जिसका कि वो मेंबर है। उसने खुद अपनी ज़ुबानी कबूल किया था कि एक शीशे में शुगर नील की निर्दोष गोलियाँ और छर्रे भरकर वो उस रात के अंधेरे में झील में फेंक कर आया था। ये तो बहुत गंभीर बात बता रहे हो तुम। अगर उसने ऐसा कुछ कहा होने से इनकार किया तो माँ बाप वो इनकार ही करेगा। ऐसी मंशा उसने कल ही रात जाहिर कर दी थी कि अगर उससे इस बाबत कुछ पूछा जाएगा तो साफ मुकर जाएगा। लेकिन सुनील अर्थपूर्ण स्वर में बोला, हो सकता है वो तुम्हारे सामने न मुकर पाए। ऐसी बात है तो मैं भी उसे बुलवा लेता हूँ। मुगल माल में स्थित उसका आवास यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वो घर पर हुआ तो 10 मिनट के भीतर यहाँ होगा। उसने घंटी बजाई। जवाब में एक हवलदार ने भीतर कदम रखा तो प्रभुदयाल बोला, बंसल को बोलो कि अल्फ्रेड मार्च को फ़ोन लगाए और उसे फ़ौरन यहाँ आने के लिए कहे। जी जनाब, हवलदार बोला। अल्फ्रेड मार्च से बात हो जाए तो अगर खबर करने की ज़रूरत नहीं, ना हो तो बंसल को बोलना बात करें। जी जनाब। हवलदार वहाँ से चला गया। उस शख्स ने ऐसा किया क्यों होगा? पीछे प्रभुदयाल बोला। तो मुझे तफसील से सारी कहानी सुनाओ। तफसील में तो, सुनील बोला, और भी कुछ शामिल है। सब सुनाओ। उस शख्स के यहाँ पहुँचने से पहले सुनाओ, कोई बात छोड़ना नहीं। ठीक है, तो फिर सुनील भाई की मुल्तानी पेश करता है अल्फ्रेड मार्च की कहानी। प्रभुदयाल ने बड़ी संजीदगी से एक एक शब्द सुना। वो सुनता गया, उसका चेहरा संजीदा हो गया। सुनील खामोश हुआ तो प्रभुदयाल ने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। बस पहुँचता ही होगा, वो बोला। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो अल्फ्रेड मार्च को सद्बुद्धि दे और वो झूठ ना बोले। या प्रभुदयाल उसे घूरता बोला, तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम झूठ ना बोलो। सुनील ने आध भाव से उसकी तरफ देखा। अब जाने भी दो ये ड्रामेबाजी, तब किया करो जब ज़रूरत हो। इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तो मैं तुम्हारे ही बात मान कर चल रहा हूँ, वरना क्यों आनन फानन अल्फ्रेड मार्च को यहाँ तलब करता। वो दोनों शीशे एक डॉक्टर बोला, जो झील में बरामद हुई अब कहाँ है? अब तो यही है। क्यों, दिखा सकते हो? ठीक है जी, दिखा सकते हैं। प्रभुदयाल ने फिर मेज की दराज में हाथ डाला और मेज पर शुगर नील की एक जैसी 2 शीशे रखी।
क्योंकि ये दोनों शीशियाँ एन एक जैसी हैं, प्रभुदयाल बोला, इसलिए इन पर शिनाख्त के लिए ए और बी के लेबल लगा दिए हैं। दोनों शीशियों में एक जैसी सफ़ेद गोलियां हैं और एक जैसे छर्रे हैं, लेकिन एक शीशी की गोलियां पोटेशियम साइनाइड नाम के घातक जहर की हैं और दूसरी की शुगर नील नाम की शुगर सब्स्टिट्यूट की निर्दोष गोलियां हैं। लेवल ए वाली शीशी। तभी कमरे का दरवाज़ा खोला और हवलदार के साथ अल्फ्रेड मार्च ने भीतर कदम रखा। उसे भीतर छोड़कर हवलदार तत्काल वहाँ से रुखसत हो गया। आइए आइए, प्रभुदयाल बोला, बिराजिए। सत्संग भाव से कभी सुनील पर तो कभी डॉक्टर की कोठारी पर निगाह डालता अल्फ्रेड जानबूझकर सुनील के परे एक कुर्सी पर बैठा। आप, प्रभुदयाल बोला, यहाँ मौजूद दोनों साहिबान से परिचित हैं? अल्फ्रेड ने झिझकते हुए सहमति में सिर हिलाया। आपकी बीवी जॉन वॉल्सन की सगी बहन की लड़की थी, इसलिए उसको गाए बगाए नॉर्थ शोर वॉल्सन की कोठे में आना जाना होता था और अपनी बीवी की वजह से आपको भी वहाँ आना जाना होता रहता था। जी हाँ, अल्फ्रेड बोला। आप ये बयान पहले दे चुके हैं कि जॉन वॉल्सन की मौत वाले रोज़ भी आप दोनों पति पत्नी नॉर्थ शोर पर थे। आप ये भी अपने बयान में कह चुके हैं कि वॉल्सन की मौत के बाद आपको पता लग गया था कि वत्सला ने वॉल्सन के आदेश पर उसके लिए उसकी पसंदीदा कॉफ़ी बनाई थी और उसमें शुगर नील नाम की शुगर सब्स्टिट्यूट की गोलियां हमेशा की तरह उसी शीशे में से निकाल कर डाली थी, जो कि हमेशा ही किचन के एक शेल्फ पर पड़ी रहती थी। लेकिन वॉल्सन तो वो कॉफ़ी पीते ही तड़पने लगा था और वत्सला पर अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगाता चुटकियों में मर गया था। जी हाँ, वत्सला से आपके दोस्ताना ताल्लुकात थे? हाँ, दोस्ताना ताल्लुकात से आपका क्या मतलब है? आप समझिए, मैं कोई फ़ारसी तो बोली नहीं, साफ साफ हिंदुस्तानी बोली है। दोस्ताना ताल्लुकात नहीं थे वैसे, जैसे आप समझ रहे हैं। अलबत्ता हमदर्दी का जज्बा मैं ज़रूर रखता था उसके लिए अपने मन में। हमदर्दी किस लिए? क्योंकि तब मैं समझता था कि मिस्टर वॉल्सन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तब समझते थे? तब मतलब? जी हाँ, क्योंकि तब मुझे ऐसी कई अंदरूनी बातों से वाकफियत नहीं थी जो बाद में हुई। मसला ही नहीं, मुझे बाद में पता चला कि वो लड़की मिस्टर वॉल्सन को ब्लैकमेल कर रही थी, इस वजह से किसी हमदर्दी के काबिल नहीं थी। सुनील ने हड़बड़ाकर उसका मुंह खोला, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले प्रभुदयाल ने उसे निगाह के इशारे से खामोश कर दिया। शुगर नील आपकी बीवी भी इस्तेमाल करती है? प्रभुदयाल आगे बढ़ा। जी हाँ, सालों से कर रही है। सच पूछे तो रोज़ ही मिस्टर वॉल्सन को चीनी की जगह शुगर नील के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया था। अब जब आपको पता चल गया था कि वॉल्सन की मौत के बाद वत्सला ने शुगर नील की गोलियों की शीशी की जगह जहर की गोलियों की शीशी समझकर उसमें राइफल की गोली की छर्रे भरकर शीशी झेरी की झील में फेंक दी थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने अपनी बीवी की एक आधी भरी शुगर नील की शीशी अपने कब्जे में की थी। उसमें छर्रे भरे थे और वो शीशी रात के अंधेरे में झेरी जगह झील में फेंक दी थी। जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। सुनील कहता है कि कल रात ट्रेडर्स क्लब में आपसे मिला था और आप खुद अपनी ज़ुबानी से इसके सामने कबूल की थी। ये झूठ बोलता है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, सुनील आवेशपूर्ण स्वर में बोला, कि इसने खुद अपनी ज़ुबानी में ऐसा कहा था। मैं कसम खाकर कहता हूँ, अल्फ्रेड शांति से बोला, कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। इसकी कसम का कोई सरकारी सनद हासिल है जो कि मेरी कसम को नहीं है? जवाब दो भाई, प्रभुदयाल बोला। मेरा जवाब, सुनील बोला, यही है कि ये खुराफाती आदमी है सर, अल्फ्रेड बोला, जो कि अपनी करतूत को मेरे मत्थे मढ़ने की साजिश कर रहा है। झील में शीशी फेंकने की जो करतूत इसने की, उसके लिए ये मुझे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है। मेरी बाबत ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूँगा? सुनील बोला। मैं भी क्यों झूठ बोलूँगा? दोनों में से प्रभुदयाल बोला। एक जना तो झूठ ही बोल रहा है। आप खुद फैसला कीजिए कि कौन झूठ बोल रहा है और बोल सकता है। मैं जिसका कि वत्सला से कुछ लेना देना नहीं था, ये जो उसका सगे वाला बना हुआ है और कदम कदम पर उसकी हिमायत कर रहा है। प्रभुदयाल का सिर सहमति में हिला। इसकी बातों में आ रहे हो प्रभु? सुनील बोला। वो तो नहीं, लेकिन तुम्हारा पिछले रिकॉर्ड जो कहता है। क्या कहता है पिछले रिकॉर्ड? ये कि जिसका मैं हिमायती बना वो गुनाहगार पाया गया। ऐसा तो नहीं है, लेकिन किसी मजलूम की मदद करना गुनाह है, जिसकी कोई न सुनता हो, जिसकी सुनना कानूनी जुर्म है। किसी पर विश्वास कर उसका
परोपकार बनने की कोशिश करना दंडनीय अपराध है। कैसा अंधेर है, ये आदमी साफ झूठ बोल रहा है और कोई इसकी जुबान नहीं पकड़ सकता। तुम्हारे कहने से इसे झूठा करार नहीं दिया जा सकता। मैं साबित कर सकता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है। साबित कर सकते हो? कोई गवाह है तुम्हारे पास? गवाह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साबित कर सकता हूँ। कैसे? पहले इससे पूछो कि क्या ये इस बात से भी इनकार करता है कि कल रात मैं ट्रेडर्स क्लब में इससे मिला था। खुद ही पूछ लो। ये इस बात से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि ट्रेडर्स क्लब में डॉक्टर कोठारी के साथ गया था, जहाँ के ये भी मेंबर हैं। इन्हीं के गेस्ट के तौर पर मैंने क्लब में दाखिला पाया था। इन्होंने मुझे इस शख्स की पहचान करवाई थी क्योंकि मैं इससे पहले कभी नहीं मिला था। मैं इसकी सूरत भी नहीं पहचानता था। ये मुलाकात हुई होने से इनकार करता है तो मिस्टर कोठारी जैसे मुवज्जिद डॉक्टर मेरे गवाह हैं कि ये झूठ बोलता है। मैंने मुलाकात से कब इनकार किया? अल्फ्रेड बोला। यानी कि कबूल करते हो कि तुम्हारे क्लब के बाहर मैं तुमसे मिला था? हाँ। क्यों मिला था? ये क्या मतलब? मैं तुमसे वाकिफ़ नहीं था, कभी पहले तुमसे मिला नहीं था, फिर भी तुमसे मिलने के लिए ऑल द वे जॉर्ज टाउन गया, तो इसकी कोई वजह तो होगी। तुम्हारी मिजाज पुरसी के लिए तो मैं वहाँ पहुँचा नहीं था। जिस बात से तुम मुकर रहे हो, अगर हमारे में वो नहीं हुई थी तो बताओ क्या बात हुई थी? कोई तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा होगा हमारे बीच। नाम तो लो उसका। तुम मसला की हिमायत में कुछ बकवास कर रहे थे। उसके भले के लिए कुछ बातें मुझे जबरन सुनाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर कान देना मैंने ज़रूरी नहीं समझा था। कोई एक बात तो बताओ कि जो मैंने तब कही थी। मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना बाखूबी याद है कि जो तुम कहते हो कि मैंने कहा था, वो मैंने नहीं कहा था। मैं साबित कर सकता हूँ कि क्या कहा था। करो भाई करो, धमकाते क्यों? जो करना है करके दिखाओ कि कोई गवाह पेश करो मेरे खिलाफ जो मुझे झूठ करार दे सके। तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर तो मुझे तुम्हारे से हमदर्दी है, लेकिन मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या? तुम्हें समझना बेकार है क्योंकि तुम्हारी अक्ल खोटी है। मैं इंस्पेक्टर साहब को समझाता हूँ। सुनील प्रभुदयाल की ओर घूमा। प्रभु, वो शीशी मैंने फेंकी या इसने फेंकी, इसकी अहमियत इस वजह से है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि जहर वाली शीशी, जो कि वत्सला कहती है कि उसने झील में फेंकी थी, अगर उसकी जगह वैसे कोई निर्दोष शीशी बरामद हो जाती है और वत्सला ऐसा कुछ कहने होने से दोष से मुक्त हो जाती है, ठीक? हाँ, प्रभुदयाल बोला। लिहाजा वत्सला की जहर वाली शीशी की वजह से ही उस दूसरी शीशी पर फोकस है। हाँ, यानी कि अगर जहर वाली शीशी की कहानी ख़त्म हो जाए तो जहाँ तक वत्सला का सवाल है, बाकी कहानी भी ख़त्म हो जाएगी। क्या कहना चाहते हो? ये कि मैं भी इसी क्षण साबित कर सकता हूँ कि वत्सला ने जहर की गोलियों वाली शीशी झील में नहीं फेंकी थी। रिपोर्टर साहब, इस बार तुम्हारी कोई सुलीनियल पुड़िया मेरे पर नहीं चलने वाली। अरे कौन पुड़िया दे रहा है यार? मैं कोई वैध हकीम हूँ जो पुड़िया दूंगा? और फिर पहले भी कब चली मेरी पुड़िया तुम्हारे पर? तो फिर सुनो और समझो, मैं कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा इन दो शीशियों पर गौर करो जो कि तुम्हारे सामने पड़ी हैं, जिनमें से एक पर ए का लेबल लगा, दूसरी पर बी का लेबल लगा। अच्छा, दोनों में छर्रे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं। एक जैसे? हाँ, 16 गौज की राइफल के कारतूस से निकाले हुए। हाँ, तो क्या हुआ? जो कि वत्सला ने निकाले, वो खुद ऐसा कहती है, और जहर की गोलियों वाली शीशी में डाले ताकि वो वजनी हो जाते और झील के पानी में डूब जाती है। हाँ, जहर वाली शीशी कौन सी है? ये जिस पर ए का लेबल लगा हुआ है। लेकिन इसमें जो छर्रे हैं वो तो 16 गौज की राइफल के कारतूस के छर्रे, कारतूस से निकले छर्रे नहीं हैं क्या? इन छर्रों का व्यास कम है, चाहे बॉल बराबर कम है, लेकिन कम है, और इन पर चमक ज़्यादा है। राइफल की कारतूस के छर्रे बी लेवल पर वाली शीशी में, जिसमें कि सुगरनीर की गोलियां हैं। क्या बक रहे हो? पहले इतनी बात का पास या फेल निकालो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या बक रहा हूँ। प्रभुदयाल ने कहर भरी निगाह से सुनील की तरफ देखा, लेकिन उसे नहाया संजीदा पाकर उसकी निगाह अपने आप उसके चेहरे से हट गई और फिर सामने पड़ी शीशियों पर आ टिकी।
वो कितनी देर दोनों शीशों को मुआयना करता रहा। फिर उसने अपनी मेज़ के दराज में एक बड़ा सा शीशी से निकाल कर दोनों शीशों को मुआयना किया। आखिर में उसने शीशा एक तरफ रखा और घंटे बजाए। हवलदार दरवाजे पर प्रकट हुआ। बैलिस्टिक एक्सपर्ट को बुला कर लाओ, प्रभुदयाल बोला। सहमति में सिर हिलाता हवलदार चला गया। सुनील जानता था कि पुलिस का बैलिस्टिक एक्सपर्ट इसी इमारत में कहीं बैठता था। बैलिस्टिक एक्सपर्ट तो आकर दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देगा, सुनील बोला। लेकिन माई बाप, खुदा आपने क्या देखा? प्रभुदयाल ने उत्तर न दिया। 2 शीशे तुम्हारे सामने हैं। तुम कहते हो कि एक वो है जो झील में वत्सला ने फेंकी, और एक वो जो मैंने फेंकी। कम से कम इतना ही बोलो कि मैंने फेंकी तो कौन सी शीशी फेंकी? लेवल ए वाली या लेवल बी वाली? यानी कि वत्सला ने लेवल ए वाली शीशी फेंकी। हाँ, लेकिन लेवल ए वाली शीशी में तो उस कारतूस से निकली छर्रे है नहीं है जिस पर कि वत्सले की उंगलियों के निशान पाए गए हैं। खाली कारतूस वाले अपने सबूत की बिना पर ये तो तुम्हें कबूल करवाना पड़ेगा कि वत्सला ने वही शीशी झील में फेंकी हो सकती है जिसमें कि 16 गौज की राइफल के कारतूस छर्रे हैं। ऐसे छर्रे तो जहर वाली शीशी में नहीं है, वो तो बी वाली लेवल वाली शीशी में है जिसमें कि शुगर की निर्दोष गोलियां हैं। अगर वत्सला ने वास्तव में वो शीशी झील में फेंकी थी तो फिर उसके कन्फेशन की क्या कीमत रह जाएगी? कोई सबूत तो ना हुआ उसके खिलाफ। लेबोरेटरी असिस्टेंट से कोई कोताही हो गई हो सकती है, या ये लेवल उल्टे लग गए हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि जहर की गोलियों वाली शीशी में झील में मैंने फेंकी और शुगर नील की निर्दोष गोलियों वाली शीशी वत्सला ने फेंकी। प्रभुदयाल कुछ क्षण सोचता रहा और फिर झुंझला कर बोला, अभी ये साबित होना बाकी है कि दोनों शीशियों के छर्रों में कोई फ़र्क है। फ़र्क तो अंधे को भी दिखाई दे रहा है। मैं अंधा नहीं हूँ, इसीलिए न सिर्फ दिखाई दे रहा बल्कि दिखाई दे चुका है। मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए तुम ये जान चुके हो कि दोनों शीशियों में बंद छर्रे एक जैसे नहीं हैं। एक्सपर्ट से तो महज तुम्हें इस बात की तस्दीक चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट है और ऐसा कोई तस्दीक को बेहतर कर सकता है। प्रभुदयाल खामोश रहा। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है प्रभु, क्योंकि जाहिर है कि तुम्हारा सारा जोर गोलियों पर ही रहा होगा। छर्रों के किसी खूबी या खामी की तरफ तुम्हारी तवज्जो न जाना बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि उनका तो इकलौता काम था वो शीशों को वजनी बनाना था। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, प्रभुदयाल ने विष भरे स्वर में बोला, कि तुमने मेरी कोताही, मेरी खता माफ़ कर दी। तभी एक अधेड़ बाइफोकल्स लगाने वाले व्यक्ति ने भीतर कदम रखा। उसके पीछे एक हवलदार था जो कि सुनारों के वहाँ इस्तेमाल होने वाले तराजू का बक्सा उठाया था। प्रभुदयाल ने उठकर उससे हाथ मिलाया और वस्तुस्थिति समझाई। बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने बड़ी संजीदगी से अपना मुआयना शुरू किया। उस दौरान कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छाया रहा। बी लेवल वाली शीशे में आखिरकार वो बोला, जिसमें कि शुगर नील की गोलियां, 16 गौज की राइफल के कारतूस के छर्रे हैं जो कि वजन में ऐन उतनी जितने की कारतूस में होते हैं। और दूसरी शीशे में नेत्र से कोड़े प्रभुदयाल बोला, जिस पर कि ए लेवल लगा हुआ है जिसमें कि जहर की गोलियां हैं, उसमें छर्रे हैं ही नहीं क्या? मेरा मतलब है ए लेवल वाली शीशी की गोलियां किसी राइफल, बंदूक, पिस्तौल वगैरह के किसी फायर आर्म के कारतूस से निकाली गोलियां नहीं हैं। वो बॉल बेयरिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली बॉल बेयरिंग की गोलियां हैं जो कि देखने में राइफल के कारतूस के छर्रों जैसी लगती हैं, लेकिन जिनके वजन और व्यास में फ़र्क है। बॉल बराबर ही सही लेकिन फ़र्क है। बाल बराबर ही सही लेकिन फ़र्क है। बॉल बेयरिंग की गोलियाँ, प्रभुदयाल ने मंत्रमुग्ध भाव से दोहराया, जो कि हमारे इन सुनील व्यंगपूर्ण स्वर में बोला, झूठे, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज भ्राता जी को सहजी प्राप्त है, क्योंकि ये बॉल बेयरिंग बनाने वाली एक फैक्ट्री के मालिक हैं। प्रभुदयाल ने अल्फ्रेड मार्च की तरफ देखा। उसने अल्फ्रेड के चेहरे पर हवाएं उड़ती पाईं। अब क्या कहते हैं आप? प्रभुदयाल सख्ती से बोला। अल्फ्रेड ने बेचैनी से पहलू बदला। कैसे कहेगा? सुनील बोला। पतीले पर तो वो ढक्कन लगा है, बोलती तो बंद है। मिस्टर मार्च, प्रभुदयाल पूर्ववत सख्ती से बोला, प्लीज़ कम क्लीन। मैं आपके हित में आपको राय दे रहा हूँ, समझे? बड़ी कठिनाई से उसने अपना सिर सहमति में हिलाया।
बॉल बेयरिंग में इस्तेमाल होने वाली छर्रों से मिलती जुलती गोलियां शीशी आपने भरी थी? हाँ। इस शीशे में जिस पर ए का लेबल लगा हुआ है? हाँ। जिसमें कि जहर की गोलियां हैं? हाँ। यानी कि जहर की गोलियां वाले शीशे आपने झील में फेंके थे और शुगर नील की गोलियां वाले शीशे वत्सला ने झील में फेंके थे। ऐसा ही जान पड़ता है क्योंकि मैं वत्सला के बारे में दावे से कुछ नहीं कह सकता। अपने बारे में तो कह सकते हो। कह ही रहा हूँ, कबूल करता हूँ कि जहर की गोलियाँ वाली शीशी मैं अपनी फैक्ट्री में उपलब्ध बॉल बेयरिंग की गोलियाँ डालकर शीशे में मैंने झील में फेंकी थी। लेकिन सुनील बोला, मेरे से इसने कहा था कि उसने शुगर नील की गोलियाँ वाली शीशी झील में फेंकी थी। सुनील ठीक कह रहा है, प्रभुदयाल बोला। हाँ, अल्फ्रेड बोला। यानी कि प्रभुदयाल गुस्से में बोला, आपने इरादतन झूठ बोला, डंकी की चोट पर झूठ बोला, कसम खा के झूठ बोला। ऊपर से व्यंग किया कि सुनील की कसम को कोई सरकारी सनद हासिल थी जो कि आपकी कसम में नहीं थी। आई एम सॉरी। पोटेशियम साइनाइड की गोलियां आपके हाथ कहाँ से लगी? लेबोरेटरी से। कौन सी लेबोरेटरी से? मेरी अपनी बॉल बेयरिंग की लेबोरेटरी से, जहाँ की पोटेशियम साइनाइड रसायन के तौर पर इस्तेमाल होता है। वहाँ कई तरह के रॉ मटेरियल्स के केमिकल एनालिसिस में जहर इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से पोटेशियम साइनाइड भी एक है। मतलब लिहाजा आप कबूल करते हैं कि जॉन वॉल्सन को वो जहर आपने दिया, उसकी मौत की वजह आप थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या किया? मैंने जो किया अपनी बीवी के बचाव में किया। लेकिन क्या किया? और आपकी बीवी ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे किसी बचाव की ज़रूरत थी? पहले ना बुझाइए, सब बताइए। मैं समझता था कि मेरी बीवी ने मिस्टर वॉल्सन को जहर दिया था। आपकी बीवी ने? हाँ। क्यों ऐसा आप समझते थे? आप क्या वत्सला की कन्फेशन से बेखबर थे? नहीं, खबर थी मुझे उसके कन्फेशन के, लेकिन उन हालात की भी खबर थी कि जिसमें कि उसने ऐसा कुछ कहा था। जो कुछ उसने कहा था उस पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। वो एक विक्षिप्त मस्तिष्क से उपजा प्रलाप था, ड्रग्स के असर का दिलाया सपना था जिस पर मुझे कतई एतबार नहीं था, और मुझे यकीन था कि किसी और को भी एतबार नहीं आने वाला था। यानी कि आप वत्सला को बेगुनाह समझते थे? हाँ। और अपनी बीवी को गुनाहगार? हाँ। आप समझते थे कि वॉल्सन की कॉफ़ी में जहर आपकी बीवी ने मिलाया था? हाँ। उसे जहर कहाँ से मुहैया था? ज़ाहिर है मेरी फैक्ट्री की रिसर्च लैब से। रोज़ मालिक की बीवी ठहरी, उसके लिए लैब में जाकर वहाँ से जहर की बंद गोली चुरा लेना मामूली काम था। बचाव कैसे करना चाहते थे आप अपनी बीवी का? वो हिचकिचाई। उसने बेचैनी से पहले बदला, जवाब दीजिए। जो मुझे डॉक्टर कोठारी के टेस्ट की खबर हुई थी, पता चला था कि वत्सला ने उस टेस्ट के दौरान अपनी जुबानी कबूल किया था कि उसने जहर की गोलियां वाली शीशी झील में फेंकी थी। मैं समझ गया था कि तब उस शीशी की बरामदी महज एक वक्त की बात थी। अब अगर झील में से कोई वैसी शीशी बरामद न हुई होती तो जो कि वत्सला उसमें फेंकी बताती थी, तो उसके बयान को सहज एक पागल का प्रलाप मान लिया जाता। लेकिन अगर वैसी शीशी बरामद हो जाती तो यकीनन यही समझा जाता कि वत्सला सच बोल रही थी, और फिर पुलिस को मेरी बीवी की तरफ तवज्जो ही न जाती। आप लोग वत्सला को ही गुनाहगार साबित करने के लिए कमर कस लेते। सच पूछें तो ऐसे ही एडियट हैं हम, लेकिन आप अपनी कहिए। पुलिस के लिए शीशी की बरामदी का सामान करने के लिए मैंने भी अपनी फैक्ट्री की लैब में से पोटेशियम साइनाइड की गोलियां मुहैया की। उन्हें शुगर नील का एक खाली शीशे में डाला। शीशे में अपनी फैक्ट्री में से उपलब्ध राइफल की छर्रों से मिलती जुलती गोलियां भरी और शीशे को मजबूती से बंद किया और शीशे को ले जाकर झील में फेंक दिया ताकि उसे पुलिस बरामद करते उसे वत्सला के गुनाह का पक्का सबूत मान लेती। हाँ, यानी कि आपने गुनाहगार बीवी पर गुनाह की जंजीर के बोझ तले दबे एक बेगुनाह लड़के को कुर्बान कर दिया। मैंने ऐसे नहीं किया था, हालात ही ऐसे बन गए थे। मैंने ऐसे नहीं किया था, हालात ही ऐसे बन गए थे। जो कि होना था अपने आप हो गया था। जो हुआ वत्सला की वजह से हुआ। क्या? प्रभुदयाल आंखें निकाल कर बोला। वो नॉर्मल रहती, खामखा का गिल्ट कॉम्प्लेक्स पालकर उसे परवान देती रही। नीम पागल जैसी हालत में पहुंच गई होती तो
नीम पागल जैसी हालत में न पहुंच गई होती तो कहानी तो इसी रोज़ ख़त्म हो गई होती। जबकि डॉक्टर मेहतानी ने मिस्टर वॉल्सन की मौत को सर्टिफाई किया था और उन्हें दफना दिया गया था। डॉक्टर कोठारी के आगे वत्सला के विक्षिप्त प्रलाप ने सब बेड़ागर किया और नौबत मिस्टर वॉल्सन की कब्र से उनकी लाश निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराने तक पहुंच गई। पोस्टमार्टम से पता लगता है कि मौत जहर से हुई थी और वो जहर मेरी फैक्ट्री के लैब में उपलब्ध था। तो शक की सुई यकीनन मेरी बीवी की तरफ घूम जाती, क्योंकि मिस्टर वॉल्सन की वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद के मेजर शेयर के वारिस वो ही थी। उसने जो किया बस पैसे के लालच में किया। हाँ, ऐसे लालच की वजह मेरी फैक्ट्री घाटे में जा रही थी। मैंने बैंक से कर्जा उठाया हुआ था जो कि चुकाया नहीं जा सकता था और इस वजह से फैक्ट्री के नीलाम होने की नौबत आ सकती थी। मिस्टर वॉल्सन की मौत के बाद उसे हासिल होने वाली रकम मेरी बीवी को इस तरह तमाम दुश्वारियों का हल लगा था। उसे मालूम था कि वॉल्सन की वसीयत के क्या प्रावधान थे। हाँ, तभी तो उसने वो कदम उठाया। उसने आपको भी कभी इशारा किया था कि वो ऐसा कोई कदम उठा सकती थी? इशारा क्या, साफ कहा था, और आपने उसके इरादे को शायद दी थी। हरगिज़ नहीं। ऐसा होता तो बुजुर्गवार 1 साल पहले मर गए होते। जबकि मेरी माली दुश्वारियाँ वजूद में आई थीं। यानी कि जो कुछ हुआ आपकी बीवी ने खुद किया, आप बेटर जजमेंट के तहत किया, अपने बेटर जजमेंट के तहत किया। हाँ, वॉल्सन की मौत होते ही आप समझ गए थे कि वो आपकी बीवी का कारनामा था। हाँ, फिर बीवी को बचाने के लिए कथित शक की सुई का रुख मजबूती से वत्सला की तरफ मोड़ने के लिए आपने वत्सला के बयान से मेल खाते एक जहर की शीशी तैयार की और उसे ले जाकर झील में फेंका। हाँ, लेकिन सुनील को कहा कि आपने वत्सला के बचाव के खातिर शुगर नील की गोलियां वाली शीशी झील में फेंकी। हाँ, जबकि वत्सला के बचाव या भलाई से आपने कुछ लेना देना नहीं था, आप अपनी बीवी के सगे थे। उसने जवाब न दिया। ये शायद ये दोनों हाथों में लड्डू चाहते थे, सुनील बोला। आगे जैसा माहौल बनता उसे वैसे ही अपने हक में कैश करने का इरादा रखते थे। मौके के मुताबिक बीवी और वत्सला दोनों पर अपनी करतूत का एहसान जताना चाहते थे। ये बात नहीं थी, अल्फ्रेड बोला। तो फिर ये बात थी कि आपको पता था कि दोनों ही शीशे बरामद होकर रहनी थी, इसलिए आपने निर्दोष शीशी की जिम्मेदारी ओढ़ लेने की चालाकी कर दिखाई। लेकिन जब पता चला कि पुलिस एक शीशी झील में फेंकने के लिए मुझे भी जिम्मेदार ठहरा रही थी तो तुम मुकर गए। इन्होंने प्रभुदयाल बोला, बात ही क्यों की तुम्हारे सामने शीशी की? जिक्र क्यों छेड़ा? क्योंकि ये जिक्र आगे रहना था। क्यों आगे रहना था? क्योंकि वत्सला की तरफ से तुम्हारी तवज्जो कभी तो हटनी ही थी। इसलिए हटनी थी क्योंकि वो निर्दोष थी और उसकी निर्दोषता पर जोर देने वाली कोई ना कोई बात सामने आकर रहनी थी। जैसे कि इस घड़ी बाजरिया सुनील भाई मुल्तानी आई। जब उसकी तरफ से तुम्हारी तवज्जो हटती तो बतौर कातिल जो दूसरा कैंडिडेट तुम्हें दिखाई देता वो रोज़ ही होती, क्योंकि उसका पति उसके पति का आजकल का कड़का था और उस कड़की को वो 72.5 लाख रुपए की रकम दूर कर सकती थी, जो कि उसे वॉल्सन की मौत के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक मिलती। तब स्वाभाविक तौर पर जहर वाली शीशी के लिए इन पति पत्नी में से किसी को जिम्मेदार ठहराया जाता। तब इनके खिलाफ कोई बारीक सख्त तफ्तीश होती तो इसकी वो करतूत सामने आकर रहती। इससे पहले खुद अपनी जुबानी मेरे सामने बयान किया और फिर मुकर गया। लिहाजा वो नौबत आने से पहले ही इसने ये भूमिका बना ली कि इससे शुगर नील की निर्दोष गोलियों की शीशी झील में फेंकी थी। यानी कि एक बड़ी ख़तरनाक जिम्मेदारी से बचने के लिए एक छोटी निर्दोष जिम्मेदारी अपने सिर ओढ़ ली। वत्सला का मैफेयर के साथ क्यों ले गए? इसी से पूछो। सुनील अल्फ्रेड की तरफ घूमा। प्यारेलाल, खुद कुछ उछरोगे या मैं ही बताऊं? अल्फ्रेड खामोश रहा। ऐसा इसने इसलिए किया था ताकि वत्सला पर पुलिस का शक और बढ़ जाता। जिस लड़की की पुलिस की तलाश थी वो इरादतन कहीं जाकर छुपी थी। ये बात पुलिस अच्छी निगाहों से नहीं देख सकती थी। वत्सला का न मिलना पुलिस को इस शक को मजबूत करता चला जाता कि वही गुनाहगार थी जो कि गिरफ्तारी के डर से फरार हो गई थी। फ्लाइट इज़ एन एविडेंस ऑफ गिल्ट। इतने पहुँचे हुए होते हैं ये हजरत जो कि खुद को वत्सला का हितचिंतक बताते हैं। एक सांस में 13 बार
जो रोज़ के लिए वत्सला की बलि दे सकते हैं। आई एम सॉरी, अल्फ्रेड होठों में बुदबुदाया। सी ही इज़ सॉरी। अब तो इसकी तमाम जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई ना, आखिरी सॉरी बोल दिया। अभी जाए यहाँ से, खामखा। प्रभुदयाल बोला, माई बाप ये सॉरी बोल रहा है, मजाक मत करो। ओके बॉस। मिस्टर मार्श, आप इधर मेरी तरफ देखिए। अल्फ्रेड ने प्रभुदयाल की तरफ निगाह उठाई। आप समझते हैं ना कि जो कुछ अभी आपने कहा वो एक गंभीर मसला है, जो कि आप मियाँ बीवी दोनों को किसी गंभीर दुश्वारी में फंसा सकता है। ये बाद में आप भी दावा करेंगे कि ऐसा कहते वक्त आप अपने पूरे होशोवास में नहीं थे। ऐसी बात नहीं। अल्फ्रेड दबे स्वर में बोला, मैंने जो कुछ कहा सोच समझ कर कहा। आप कहते हैं कि आपकी बीवी ने साफ कहा था कि वॉल्सन की मौत ही आपको आर्थिक तबाही से बचा सकती थी। वॉल्सन को जल्दी दूसरी दुनिया में रुखसत कर देने का इरादा उसने आप पर साफ जाहिर किया था। हाँ, बाद में वॉल्सन की मौत के बाद उसने कभी अपनी जुबानी कबूल किया था कि उसने अपने इरादे पर अमल करके दिखाया था? नहीं। आपने कभी सवाल नहीं किया था? नहीं। पिछले 3 महीनों से इस बात आप पति पत्नी में कोई बात नहीं हुई थी ना? फिर आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि जो किया आपकी बीवी ने किया? उसने उत्तर न दिया। बीवी से अब बात की जा सकती है क्या? सुनील धीरे से बोला। अच्छा हुआ तुमने मुझे समझा दिया, वरना इतनी बारीकी बात मुझे कुछ समझ में कहाँ नहीं थी। सुनील खामोश रहा। आपकी मिसेज इस वक्त आपके दौलत खाने पर होंगी? वो मेरे साथ हैं, अल्फ्रेड बोला। नीचे एक कार में बैठे हैं। हम कहीं जाने के लिए निकल ही रहे थे कि हमारे पास यहाँ से फ़ोन आया था। गुड। प्रभुदयाल घंटी बजाकर हवलदार को तलब किया और उद्देश दिया। नीचे इनकी कार में इनकी मिसेज बैठी हैं, रोज़ मार्च नाम है, उन्हें यहाँ लेके आओ। हवलदार तत्काल रुखसत हुआ। आपने सुनील लेकर एक अल्फ्रेड से संबोधित हुआ। कितनी गोलियाँ शीशी में डाली थी? मैंने गिनकर नहीं डाली थी हुजूर। अल्फ्रेड बोला, बस उतनी डाली थी जितने में कि शीशी आधी भर जाती। कोई अंदाजे की क्या ज़रूरत है? प्रभुदयाल झुंझला कर बोला। जब ये कबूल कर ही रहे हैं कि ये लेवल ए वाली शीशी इन्होंने जीन में फेंकी थी, तो अंदाज़ा किस लिए? हमें मालूम है कि इसमें पोटेशियम साइनाइड की कितनी गोलियां हैं। कितनी है? सुनील बोला। 20। क्यों? क्योंकि जहर की गोलियों की गिनती की भी एक तरीका है। ये स्थापित करने के लिए वॉल्सन की मौत से वत्सला का कुछ लेना देना नहीं था। कैसा तरीका है? उसने प्रवीण गुप्ता की लेबोरेटरी से 25 गोलियाँ चुराई थीं, जिनमें से 23 गोलियाँ वापस बरामद करके प्रवीण ने टॉयलेट में बहा दी थीं। प्रवीण ने ऐसा न भी किया होता तो भी जहर वाली शीशी में 23 गोलियाँ होती, ना कि 20। ये सब तुम्हें किसने बताया? जाहिर है प्रवीण ने। कहाँ नहीं पहुंच जाते हो रिपोर्टर साहब। सुनील मुस्कुराया। अब बोलो क्या किस्सा है? सुनील ने संक्षेप में किस्सा बयान किया। वो चुप हुआ तो प्रभुदयाल बोला, गिरफ्तारी के बाद वो लड़का यहीं है, लेकिन होठ से बैठा है। 3 महीने पहले कत्ल वाले रोज़ की वॉल्सन की कोठे में उसकी हाजिरी की हमें खबर लगी है। हमें ये भी पता चला है कि तब वो मोहर सिंह के आगे पीछे काफ़ी फुदका था। लड़का जुबान नहीं खोल रहा था, इसलिए उस पर से दूसरे तरीके से दबाव डालने के लिए मैंने मोहर सिंह को यहाँ बुलाया हुआ है। वो किसी भी घड़ी यहाँ पहुँचता ही होगा। तुमने अच्छे वक्त पर मुझे ये बात बताई। इस बात के ज़रिए उसकी ज़ुबान खुलवाने के लिए मैं मोहर सिंह को बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी रोज़ ने कमरे में कदम रखा। प्रभुदयाल ने उठकर उसका स्वागत किया और कुर्सी पेश की। क्या बात है? वो आदतन बुनबुनाई। बात गंभीर है मैडम, प्रभुदयाल बोला। गंभीर ही सही, लेकिन बात क्या है? मुझे क्यों बुलाया गया? आपके पति का कहना है कि आप अपने अंकल जॉन वॉल्सन का कत्ल आपने किया था। क्या? वो बुरी तरह से चौंके। जहर देकर? लेकिन वो तो वत्सला ने, आपने, आपके पति कहते हैं। रोज़ एक बार अग्नि नेत्रों से अपने पति की तरफ देखा और फिर धीरे से बोले, क्या कहते हैं? प्रभुदयाल ने बताया। नाउ, आखिर में वो बोला, व्हाट टू डू सो मैडम? आई से डैट। रोज़ एक बार शब्द चबाती बोले,
ऑफ ऑल द ब्लंडरिंग इडियट्स, ऑफ ऑल द स्टूपिड फूल्स, माय डियर डार्लिंग हस्बैंड टेक्स्टेड द केक। इनकी खोटी अक्ल से तो मैं पुराने वाकिफ़ हूँ, लेकिन ये इतने बड़े इडियट निकलेंगे ये मुझे नहीं मालूम था। बट डार्लिंग, अल्फ्रेड ने कहना चाहा, डोंट यू डार्लिंग मी, यू स्टूपिड फूल। रोज़ भड़की, इतनी बड़ी बात कह दी और मुझे कभी भनक ना लगने दी कि तुम्हारे मन में क्या था। यहाँ हालत ही ऐसे पैदा हो गए थे कि कहनी पड़ी। तुमने सोच कैसे ली कि मैं अंकल वॉल्सन का कत्ल किया होगा? मैंने ऐसा कुछ किया होता तो क्या तुमसे छुपा कर रखती? लेकिन तुमने खुद कहा था कि, क्या कहा था? अभी जो करतूत तुमने यहाँ की है उसके जवाब में मैं कहूँ कि जी चाहता है कि तुम्हें जान से मार डालूँ, तो क्या बाहर कॉरिडोर में तुम्हारी लाश पड़ी होगी? पठानी, विजुअल थिंकिंग कोई भी कर सकता है। तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मूव होकर मैंने ये कहा था कि अंकल वॉल्सन की मौत ही हमारी दुश्मनियों का हल थी, जो कि इसका मतलब ये हो गया कि मैंने उनकी मौत का सामान कर दिया था। आपने नहीं किया ऐसा? प्रभुदयाल वार्तालाप का सूत्र अपने हाथ में लेता हुआ बोला, हरगिज नहीं किया, हरगिज नहीं किया। अगर मेरा पति ऐसा कहता तो इसके लिए माकूल जगह पुलिस हेडक्वार्टर नहीं, पागलखाना है। बट हनी, अल्फ्रेड बोला, जब तुम किचन में गई थी, जबकि वहाँ चूल्हे पर चढ़े बर्तन में चॉकलेट पिघल रही थी और हाँ मैं वहाँ गई थी। वो बोली, वत्सला की तलाश में गई थी, क्योंकि अंकल वॉल्सन नाराज़ हो रहे थे कि कॉफ़ी में देर क्यों हो रही थी। तब वो कमबख्त लड़की चॉकलेट चूल्हे पर पिघलने के लिए छोड़कर पता नहीं कहाँ से खिसक गई थी। बाद में कहती थी कि एक मिनट को करीब शॉपिंग सेंटर गई थी, लेकिन असल में पता नहीं कहाँ गई थी। किचन में। सुनील बोला, आप किधर से गई थी? किधर से क्या? सुनील की तरफ आंखें तैर रही थी। वो बोले अप्रसन्न भाव से बोले, एक ही तो रास्ता है किचन में पहुँचने का, जो कि डाइनिंग हॉल से होकर जाता है। तब मूवर सिंह वहाँ वैक्यूम क्लीनर चलाता मिला होगा आपको? नहीं मिला था। पहले वो वैक्यूम क्लीनर से पर्दे वगैरह साफ़ करता दिखाई दिया था मुझे, लेकिन तब नहीं मिला था। तब ना मुझे डाइनिंग हॉल में मूवर सिंह मिला था और ना किचन में वत्सला। लिहाजा प्रभुदयाल बोला, वो आपके लिए ऐन तैयारशुदा मौका था पिघलती चॉकलेट में जहर मिला देने का। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरे पति ने आप लोगों को जो कुछ ऐसा कहा है उन्हें शर्म आनी चाहिए, पर आप भी इनकी वाहियात बातों में आकर खामखा लाइन ना बिलबिलाइए। आप खूब जानते हैं कि जो कुछ हुआ था वत्सला के किए हुआ था। वो तो सुनील बोला, तब शॉपिंग सेंटर गई हुई थी, लौट के भी तो आ ही गई थी, वहीं तो नहीं मरखप गई थी। तब मूवर सिंह कहाँ था? फिर मूवर सिंह, मुझे क्या पता कहाँ था। आप तब वत्सला के कमरे में गई थी? किस लिए? आपको वत्सला की तलाश थी इसलिए। वो भी एक जगह थी जहाँ की वो हो सकती थी। किचन में चूल्हे पर चॉकलेट पिघलती छोड़कर नहीं हो सकती थी। बहरहाल आप वत्सला के कमरे में नहीं गई थी। मुझे खूब याद है कि तब मुझे ख्याल भी नहीं आया था कि वहाँ जाने का। आप वत्सला से नफरत करती हैं? अरे वो यूँ बोली जैसे कि कोई भूली बात याद आ गई। तुम क्यों इतने सवाल कर रहे हो? तुम कौन होते हो? समझ लीजिए एक सवाल मैंने किया है। प्रभुदयाल बोला, अब जवाब दीजिए। हाँ, मैं उससे नफरत करती थी। नफरत के ही काबिल थी वो लड़की। एक तो अंकल वॉल्सन को ब्लैकमेल कर रही थी, ऊपर से तब हमारा भविष्य बिगाड़ने को आमादा थी। आपको मालूम है कि वॉल्सन के ब्लैकमेल कर रही थी? हाँ, बखूबी मालूम है। कैसे मालूम है? खुद अंकल वॉल्सन ने बताया था। क्या? खुद अंकल वॉल्सन ने बताया था। कब? अपनी मौत से एक रोज़ पहले। उन्होंने खुद अपनी ज़ुबानी कबूल किया था कि वत्सला उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। हाँ, क्यों कबूल किया? वत्सला 5 साल से वहाँ थी। जब इतने साल उन्होंने अपनी ज़ुबान बंद रखी तो तब क्यों कबूल किया? क्योंकि तब उन्हें लगने लगा था कि वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाले थे। इसलिए ऐसे कोई नौबत आने से पहले वो हकीकत बयान कर अपने तमन्नाएं हो उठे थे। और उन्होंने मुझे सब कुछ कह सुनाया था। क्या कहा था उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सिर्फ अपने बिजनेस पार्टनर नवल किशोर का कत्ल किया था, बल्कि कुछ जाली कागजात बनाकर पार्टनरशिप फर्म को ही हड़प कर गए थे, जो कि नवल किशोर की बीवी और कल्याणी निगम
नाम के होने वाली बीवी जो कि वत्सला की माँ थी, दोनों एक साथ बहुत बड़ा धोखा था। उनका कहना था कि उनके पार्टनर की बीवी तो उनकी चालबाजियों को नहीं पकड़ पाई थी, इसलिए चुप होकर बैठ गई थी, लेकिन वत्सला को कल्याणी निगम की बेटी को पता नहीं कैसे सब पता चल गया था। अपनी उस जानकारी के तहत वो जबरन अंकल के साथ रह रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ करने की धमकी दे रही थी। क्या धमकी दे रही थी? एक, उसे अपने पिता का नवल किशोर का वो हिस्सा मिले जो कि अंकल वॉल्सन बेईमानी से हड़प कर गए थे। वो अंकल वॉल्सन 25 साल पहले पैसे वाले आदमी थे, लेकिन पिछले कई सालों से कुछ न कमाए होने की वजह से उन्होंने सब कुछ खा पी कर बराबर कर दिया हुआ था। उनकी असेट्स की मेजर आइटम दो ही थी, एक नाथ किशोर वाली कोठी और एक झेरी रोड वाला प्लॉट। वसीयत के मुताबिक वॉल्सन की असल वारिस तो आप ही थी। हाँ, लेकिन अगर वत्सला कानूनी तौर से अपना हिस्सा मांगने लगती है, अगर अंकल वॉल्सन एक्सपोजर हो जाते तो वो हिस्सा वो अपना सपना बन जाता। अंकल की ज़िंदगी में ऐसी कोई मुकदमेबाजी शुरू हो जाती थी तो माय डियर हस्बैंड ने खुद बर्बादी होकर ही रहना था और मुझे बर्बाद करके छोड़ना था। वत्सला का ऐसी किसी मुकदमेबाजी का इरादा था? नहीं था तो बन सकता था। बहरहाल मुझे नहीं पता कि उसका क्या इरादा था। मैंने तो वही बयान किया जो अंकल वॉटसन समझते थे कि वो क्या कर सकती थी। बहरहाल वत्सला के ऐसा कुछ कर सकने से पहले ही आपने अंकल का काम तमाम कर दिया। नो नेवर। आपका हस्बैंड आपके इरादों का गवाह है, जो कि मेरी बदकिस्मती है। आपने वॉल्सन का कत्ल नहीं किया। अब कितनी बार और कहना होगा कि नहीं किया। लिहाजा आपकी सहूलियत को, आपके एक नफ़े नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए आपका एक काम किसी और ने किया। मेरा नहीं, अपना। किसने? जाहिर ने, वत्सला ने। जो कहानी आप सुना रही हैं, सुनील बोले बिना न रह सका। उसकी रूह में तो वत्सला को तब फ़ायदा था जबकि अंकल वॉल्सन जिंदा रहते। और फिर अपना ऐसा कोई इरादा, प्रभुदयाल बोला, उसने 5 साल बाद ही क्यों जाहिर किया? ऐसी कोई बात उसने वॉल्सन के मुंह पर तब क्यों न मारी जबकि वो पहली बार उससे मिली थी? वजह मेरे से पूछ रहे हैं, आप ही बताइए। तो मेरा ख्याल है कि वत्सला हकीकत से तो वाकिफ़ थी, लेकिन उसे साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए भागते भूत की लंगोटी की तरह वो अंकल वॉल्सन से अपने लिए बोर्डिंग और लॉजिंग हथिया कर भी खुश थी। तो फिर आप धमकी क्यों दे रही थी? रोज़ कुछ क्षण सोचते रही होगी। फिर बोले, इसका यही जवाब हो सकता है कि अंकल को महज अंदेशा था कि वो ऐसा कुछ कर सकती थी। ज़रूर उन्होंने अपनी सोच में ही इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान कर दिया था, यानी कि धमकी वाली कोई बात नहीं थी। हो सकता है न कर रही हो। यानी कि वत्सला का वॉल्सन की मौत के पीछे कोई खून का बदला खून जैसा अतिरिक्त उद्देश्य नहीं था। अब मैं क्या कहूँ? आप कुछ कहिए नहीं, कबूल कीजिए। क्या आपने जॉन वॉल्सन का कत्ल किया है? ओह माय गॉड, अभी ये राग अलापना बंद कब करेंगे? आपको गिरफ्तार कर चुकने के बाद। क्या मैडम, आपको जॉन वॉल्सन के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है? आप ऐसा नहीं कर सकते। रोज़ चलें। मैं आपको और आपके पति को भी फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में लिया जाता है, जिन्होंने की इतनी अहम जानकारी पुलिस से छुपा कर रखी। आइए डॉक्टर साहब। सुनील उठता हुआ बोला, अब यहाँ हमारा कोई काम नहीं। डॉक्टर ने सशंक भाव से प्रभुदयाल की तरफ देखा। प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिला दिया। पीछे चीखती चिल्लाती रोज़ उसको चुप कराने का असफल प्रयत्न करते अल्फ्रेड और एक कत्ल के केस में हल कर देने वाली की कामयाबी की मुदित होते प्रभुदयाल को छोड़कर वो दोनों वहाँ से रुखसत हो गए। सुनील रमाकांत यूथ क्लब में रमाकांत के ऑफिस में बैठे हुए थे। सुनील रमाकांत को सुना चुका था कि पुलिस हेडक्वार्टर पर क्या बीती थी। बड़ी फुर्ती दिखाई अपने इंस्पेक्टर साहब ने, रमाकांत बोला। लेडी विद टू बैग्स को गिरफ्तार करने में फुर्ती क्या उसने वत्सला को गिरफ्तार करने में कम दिखाई थी? सुनील बोला। लेकिन फुर्ती अपनी जगह होती है, कामयाबी अपनी जगह होती है। मतलब है तो वो कमबख्त औरत किसी बुरे अंजाम के ही काबिल, लेकिन उसे यूं आनन फानन गिरफ्तार करके प्रभुदयाल ने उससे भी बड़ी गलती की थी जो कि उसने वत्सला को गिरफ्तार करके की थी। क्यों बोला उस माल को?
क्योंकि वो 7 जन्म वत्सला को मुजरिम साबित नहीं कर सकता। वत्सला के खिलाफ वत्सला की आत्मस्वीकृति तो थी कि उसने प्रवीण गुप्ता की लैब से जहर की गोलियां चुराई थी, जो कि उसके हाथों में जॉन वॉल्सन की कत्ल की वजह बनी थी। रोज के खिलाफ तो कुछ भी नहीं थे। उसके खाविंद का बयान है ना, वो खाविंद का बयान है, खाविंद का ख्याल है। वो शख्स आदतन झूठ बोलने वाला है कि अपने बड़बोलेपन की वजह से वो अपनी तमाम गलत बयानियों से मुकर जाएगा। रोज़ की बाबत जो कुछ उसने कहा उसकी कोई बुनियाद उसके पास नहीं है, सिवाय इसके कि वो एक ऐसा समझता था। एक नादान पति की खोटी समझ पत्नी पर बंदिश नहीं बन सकती। वो अपने बयान से नहीं भी मुकरेगा तो भी देर सवेर वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि वो उसे सब्सटेंशिएट नहीं कर सकता। ठीक। और क्या है रोज़ के खिलाफ? बावजूद पोस्टमार्टम के पुलिस निर्विवाद रूप से ये तक तो साबित नहीं कर सकती कि वॉल्सन की आखिरी कॉफ़ी में जहर था। वही साबित नहीं कर सकती कि वॉल्सन का कत्ल हुआ था। जब कत्ल ही साबित नहीं होगा तो कातिल कैसे साबित होगा? आखिर क्या होगा? आखिर भी कुछ नहीं होगा। कुछ देर हो हल्ला मचेगा, अखबारों में रोज़ की गिरफ्तारी को उछाला जाएगा और जॉन वॉल्सन के कथित कत्ल का हल हुआ मान लिया जाएगा। पुलिस से 1-2 रिमांड लेकर रोज़ को अपनी ताकत दिखाएगी, जो कि उस मैली नियत वाली कलमुई औरत के लिए अच्छी सज़ा होगी। फिर जब केस कोर्ट में लगेगा, देख लेना शुरुआत एक आध पेशी में वो संदेह लाभ पाकर छूट जाएगी। ओह, तब तक इतना वक्त गुजर चुका होगा कि पुलिस को बतौर कातिल कोई नया कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिलेगा। तब लाचार होकर या तो वो केस को अनसुलझा मानकर क्लोज कर देंगे या मान लेंगे कोई कत्ल हुआ ही नहीं था। ऐसा हो सकता है। पुलिस को इसमें अपनी सहूलियत लगे, क्योंकि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आखिर हल करने के लिए कोई एक ही केस तो नहीं होता ना उनके सामने। इतने बड़े शहर में तो आए दिन कत्ल होते रहते हैं। पुलिस का सारा महकमा सदा एक ही केस पर सिर्फ घूमता नहीं रह सकता। लेकिन मालिकों, ये बात सच भी तो हो सकती है कि कत्ल हुआ ही ना हो। नहीं हो सकती। लेकिन जब जहर का रोल स्थापित नहीं और उसे स्थापित करने का कोई जरिया भी सामने नहीं तो भी कत्ल तो यकीनन हुआ है। यानी कि रोज़ इस एक टेक्निकलिटी के तहत छूट जाएगी कि कत्ल हुआ साबित नहीं किया जा सकता और उसके खिलाफ कोई चश्मदीद गवाह नहीं जो हम ठोक कर कह सके कि उसने चूल्हे पर चढ़े बर्तन में पिघलती चॉकलेट में रोज़ को जहर की गोलियां डालते देखा था। वो एक सोचे विचारे कत्ल का इल्ज़ाम से भरी हो जाएगी। किसने कहा कि उसने कत्ल किया, और वो भी सोच विचार के नहीं किया? मैंने तो तमाम किस्सा बयान किया। उसमें एक अहम बात को ये तुम भूल रहे हो कि या नज़रअंदाज कर रहे हो। कौन सी बात? कि पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर विद्यालय के कमरे में अपने बयान के दौरान रोज़ ने कहा था कि जब वो नीचे आई थी तो उसने ना तो डाइनिंग हॉल में मोहन सिंह वैक्यूम क्लीनर चला कि उसे ना तो डाइनिंग हॉल में मोहन सिंह वैक्यूम क्लीनर चलाता मिला था और ना वत्सला किचन में काफ़ी तैयार करती मिली थी। अब जबकि वत्सला बेगुनाह साबित हो चुकी है, ये बात अहमियत नहीं रखती कि वो कहाँ थी। भले ही उस वक्त वो शॉपिंग सेंटर जा रही थी या वहाँ से लौट रही थी या कहीं और थी, लेकिन मोहन सिंह, जिसे कि अपने खुद के और बाकी लोगों के बयान के भी मुताबिक डाइनिंग हॉल में वैक्यूम क्लीनर चलाते होना चाहिए था, वो वहाँ नहीं था। उसके अपने खुद के बयान के मुताबिक उसे वो दोपहर की रोज़ और अल्फ्रेड की हर मूवमेंट की खबर थी, लेकिन उसे रोज़ के किचन में गए होने की खबर नहीं थी। इसलिए क्योंकि वो डाइनिंग हॉल में नहीं था, क्योंकि प्रवीण गुप्ता की दरख्वास्त पर वो जहर की गोलियों की बरामदगी के लिए वत्सला की गैर हाजिरी में उसके कमरे में घुसा हुआ था। एग्जैक्टली। और वो जहर की गोलियां की शीशी वहाँ से बरामद करके लौटा था। यानी कि प्रवीण गुप्ता की लेबोरेटरी से चोरी की गई जहर की गोलियां वत्सला के कमरे में वाकई मौजूद थी। उसने वो शीशी लाकर प्रवीण गुप्ता को सौंप दी। प्रवीण क्यों कि जानता था कि कितनी 25 गोलियाँ चोरी हुई थी और कितनी 23 वापस मिली थी। इसलिए वो ही उस बात से सही तस्दीक करने में स्थिति में था कि 2 गोलियाँ कम वापस लौटी थीं। अब लाख रुपए का सवाल यह है कि वो 2 गोलियाँ कहाँ गईं। यानी कि वत्सला ने ही उसने 2 गोलियाँ चुरा कर अलग रख ली होती तो
जब उसने डॉक्टर कोठारी के टेस्ट के दौरान वो ढेरों और खतरनाक बातें कबूल की थी तो उसने उन 2 गोलियों का भी जिक्र किया होता। जैसे दिमागी हालत में वो थी उसमें यह मुमकिन नहीं था कि किसी एक बात के बाबत वो सब कुछ सच सच उगल देती, किसी दूसरी बात को बड़ी चतुराई से छुपा लेती। उन 2 गोलियों को छुपाने के पीछे उनकी मंशा चाहे कत्ल करने की होती, चाहे आत्महत्या करने की। अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो वो डॉक्टर कोठारी को टेस्ट के दौरान जरूर सामने आया होता। तो फिर वो 2 गोलियां किसने चुराई और कैसे किसी ने ये इंतज़ाम किया कि वो वत्सला के हाथों वॉल्सन की तो फिर वो 2 गोलियां किसने चुराई और कैसे किसी ने इंतजाम किया कि वत्सला के हाथों वॉल्सन की कॉफ़ी में पड़ जाती। ऐसा कोई इंतज़ाम करना भी ज़रूरी नहीं था। क्यों ज़रूरी नहीं था? वत्सला खुद कहती है कि 2 गोलियां जो कि कॉफ़ी के मामले में हमेशा मकदार थी उसने कॉफ़ी में डाली थी। उस अतिरिक्त शीशे में से जो कोई बाई चांस किचन के शेल्फ तक पहुंच गई थी। ज़रूर उसी में किसी ने ऊपर जहर की 2 गोलियां रख दी होंगी। ऐसा हुआ होता तो वॉल्सन का जो काफ़ी सर्व की गई थी वो फीकी होती, क्योंकि उसमें जो गोलियां मिलाई गई थी वो जहर की थी। वो कॉफ़ी पीता ही नहीं, वो तो उसे मुंह लगाते ये हल्ला कर देता है कॉफ़ी तो फीकी थी। उसने ऐसा नहीं किया था। यही बात का सबूत है कि कॉफ़ी फीकी नहीं थी तो अपने बयान के मुताबिक वत्सला ने उसमें शुगर नील की 2 गोलियां डाली थी, उस शीशी में से डाली थी जिसके बाद में वो जहर की गोलियां वाली शीशे समझकर झील में फेंक आई थी। इसका क्या मतलब हुआ? यह है कि कॉफ़ी में जहर की गोलियां किसी और ने डाली। किसने? और ऐसा करने के लिए बेहतरीन वक्त वो था जब किचन में कोई नहीं था, लेकिन वॉल्सन की कॉफ़ी की तैयारी में वहाँ चूल्हे पर चढ़े बर्तन में चॉकलेट पिघल रही थी, जबकि किचन में प्रवेश द्वार पर मुस्तैद सिपाही की तरह प्रवीण गुप्ता ने सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया था कि कोई एक वहाँ पहुँच न जाए। लेकिन किसने गोलियां डाली? सोचो, कौन और ऐसा शख्स था जो कि किचन के करीब था, हर क्षण करीब था, क्योंकि डाइनिंग हॉल से ही किचन का रास्ता है। कौन ऐसा शख्स था जिसे तब प्रवीण गुप्ता की सूरत में एक खबरदार पहरेदार उपलब्ध था? कौन ऐसा शख्स था जिसके अधिकार में जहर की गोलियां वाली शीशी थी, क्योंकि उसने उसे वत्सला के कमरे में से तब बरामद किया था जबकि वो शॉपिंग सेंटर गई हुई थी? कौन वो शख्स था जिसे तब 25 गोलियों वाली शीशे में से 2 गोलियां खिसकाकर पिघलती चॉकलेट के बर्तन के हवाले कर देने का सहज और सबसे अधिक सुविधा थी? मोहर सिंह, जिसे कि तो वत्सला से गहरी हमदर्दी थी, जिसने कि कल इसी जगह पर तुम्हारी मौजूदगी में खुद अपनी जुबानी कहा था कि कई बार वत्सला से ऐसी नीचताई से पेश आता है कि उसका खून खौलने लगता था। मोहर सिंह वो शख्स था जो 30 साल से वॉल्सन की खिदमत में था, इसलिए हर ऊंच नीच, हर स्याह सफ़ेद उससे वाकिफ़ था। इसलिए वो वत्सला के अतीत से, उसकी बिन ब्याही माँ से और वॉल्सन की कल्याणी और अपने पार्टनर के खिलाफ विलेन जैसी काली करतूतों से वाकिफ़ था। और तो और उसे कल्याणी की अत्यंत गोपनीय चिट्ठी तक की खबर थी। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि उसे इस बात की भी खबर हो कि वॉल्सन ने अपने पार्टनर का कत्ल किया था और फर्म के मामले में ऐसी बेईमानी की थी कि जो हिस्सा पार्टनर के होतों सोतों को मिलना चाहिए था उसे भी वो खुद डकार गया था। ऐसे शख्स की मौजूदगी में जब वत्सला नाम की निरीह अनाथ ज़रूरतमंद लड़की के कदम वॉल्सन के हाउस होल्ड में पड़े तो मोहर सिंह की उससे हमदर्दी हो जाना स्वाभाविक था। और आखिरकार वो हमदर्दी ये रंग लाई कि उसने वत्सला को रोज़मर्रा की जिल्लत से, टेंशन से निजात दिलाने के लिए अपने एम्प्लॉयर की मौत का सामान कर दिया। कैसा एम्प्लॉयर? कातिल, बेईमान, धोखेबाज, क्रूर, गुस्सैल, ढीठ, जिद्दी, झगड़ालू, जालिम और बतौर खुद अपने डॉक्टर हार्ट अटैक के लिए तैयार केस, जो अपने भांजी को खुद अपनी जुबानी कह चुका था कि उसे अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था, लेकिन मरता भी नहीं था। वत्सला को उसकी नरकी ज़िंदगी से निजात दिलाने के लिए मोहर सिंह से तब और इंतज़ार नहीं हुआ होगा। तूने ये बात प्रभुदयाल को बताई नहीं? क्यों? मेरे पास सबूत क्या मोहर सिंह के खिलाफ, सिवाय एक थ्योरी की जो हो सकता है कि पुलिस की नाक के नीचे ही ना आए। ऊपर से अभी कल मैं झाड़ खा के हटाऊँ कि नाक पुलिस के काम में टांग अड़ाता हूँ।
लिहाजा पुलिस को मेरा बिना यूनिफॉर्म के पुलिस वाले का रोल कबूल नहीं। उसे इस शहरी की पुलिस की मदद मंजूर नहीं। और ऊपर से मोहर सिंह को दोषी ठहराने के जो रास्ते हैं मेरे सामने खुले हैं, वो पुलिस के सामने भी खुले हैं। मेरा काम पुलिस को उंगली पकड़कर अपने चुने रास्ते पर चलाना नहीं है, ख़ास तौर से तब जब तक मेरी मोहर सिंह से कोई जाति दुश्मनी भी नहीं। रमाकांत जैसे रोज की बाबत कुछ साबित नहीं किया जा सकता, वैसे मोहर सिंह के बाबत भी कुछ साबित नहीं किया जा सकता। रोज के सामने वॉल्सन के कत्ल का कोई उद्देश्य तो था, मोहर सिंह के सामने तो वो भी नहीं था। उसने तो यूँ ही समझो कि एक फाख्ता को एक राक्षस के पंजे से निजात दिलाने के लिए राक्षस का वध किया। वध की ना बोल वध के मामले में कत्ल को फैंसी नाम से पुकारा जाए तो भी कत्ल ही होता है, जो कि इस मामले में साबित नहीं हो सकता, किसी सूरत में साबित नहीं हो सकता। ओए प्रभुदयाल को इस बाबत बताता तो कम से कम उन मार्च मियाँ बीबी की तो जान तो बचती। उनकी जान को कोई खतरा ना सही, जंजाल तो है। इतना उन शरारती और लालची लोगों को भुगतना ही चाहिए। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं। तो उन्होंने अपनी जहर भरी बातों से और कमीनी हरकतों से उस बेचारी बेयारों मददगार लड़की का पुलंदा बांधने की कोशिश की। कोई हर्ज नहीं कि अगर ऐसे लोग बेगुनाह होते हुए भी चंद रोज जेल की हवा खाएं। रमाकांत हकबकाया सा उसका मुंह देखने लगा। मुझे मोहर सिंह से हमदर्दी है, जिसका दिल वत्सला की दुश्वारियों से पसीजा, जिसने बिना किसी जाति फायदे के, बिना अपने किसी अंजाम के परवाह किए कदम उठाया। ऐसे परित अभिलाषी व्यक्ति की जगह जेल नहीं, रुद्रप्रयाग, जहाँ की वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारने का तमन्ना ही है, और जिसकी तमन्ना पूरे होने के रास्ते में अड़चन है कि अभी तक उसे वो 50,000 रुपये हासिल नहीं हुए जो कि वॉल्सन उसके नाम करके मरा है। 50,000 रुपयों का जिक्र इसलिए ताकि उसे वो रकम एडवांस में मिल सके, ताकि वो अपनी मंजिल की तरफ कूच कर सके, ताकि जब तक पुलिस को उसका ख्याल आए वो उन्हें ढूंढे ना मिले। ये तो उससे फरार हो जाने के लिए उकसाने जैसा हुआ। उकसाने जैसा कहाँ? अगर रकम भी तूने ही देनी है तो फरार होने की में मदद करने जैसा हुआ। मैंने कैसे देनी है रकम? मेरे पास कहाँ रखे हैं 50,000 रुपये? तो फिर किसके पास रखे हैं? और ख़बरदार जो मेरी तरफ उंगली उठाए। मैं तो पहले ही उठा चुका हूँ। पागल हुआ है? यूँ नगदा वो बर्बाद नहीं होने वाला। अब जल्दी से वॉल्सन की जायदाद का बंटवारा हो जाएगा। अब वत्सला के हाथ में भी मोटा माल लगेगा, जिसकी वो भांजी मारने वाला, विघ्न डालने वाला कोई ना होगा। रमाकांत, यकीन करो वत्सला ही खुशी वो 50,000 रुपये अदा कर देगी। ना कि ये तो मैं तुम्हारा कर्जा है, तो वो रकम तुम्हें मैं अदा करूँगा। आया बड़ा साहूकार तो तुम हुई बड्डे बाबा जी, संकट मोचन भी, दुख भंजन भी। वत्सला का क्या हुआ? अब क्या होना? अब तक वो रिहा होकर अपने घर भी पहुंच गई होगी, प्रवीण भी। अब जबकि वत्सला की हकीकत का ढोल पीटने वाला है, वो वत्सला से शादी करेगा? जो लड़का फरार होकर आनंद फानन में उससे शादी करने का वादा था, वो क्या नहीं करेगा? तब उसे ये नहीं मालूम था कि वत्सला नाजायज़ औलाद थी। औलाद नाजायज़ नहीं होती बड्डे बाबा जी, माँ बाप नाजायज़ होते हैं, ख़ासतौर से बाप। औलाद का उन पर क्या जोर होता है? लड़का ये बात समझेगा नहीं समझेगा तो मैं कहूँगा कि वो वत्सला के काबिल नहीं। ठीक है, फिर जम्मी और अभी विराजी तो क्या करेंगे छोटे और बड्डे बराजी। यस, समाप्त।